NPTEL कंट्रोल सिस्टम सेगमेंट नंबर 5। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 5 में टोटली एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, स्टेबिलिटी का, राउथ-हुरिज क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ को हम पहले ही बता देते हैं, वहाँ पर इसको ध्यान रखना है। मतलब स्टेबिलिटी के बारे में 2-3 केस हम बता देते हैं और फिर वहाँ से हम लोग फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक होता है स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, जैसे मान लिया जाए कोई सिस्टम में तुमको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, हमें सिर्फ स्टेबिलिटी से मतलब है, बाकी कुछ से मतलब नहीं है। स्टेबिलिटी जानना है मतलब, या फिर कुछ लेंदी इक्वेशन मेरे पास आ जाए 6 ऑर्डर 7 ऑर्डर 8 ऑर्डर का, और हमको वहाँ पर सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर ये चाहिए कि उसमें कौन कितना नंबर ऑफ पोल लेफ्ट साइड में होगा, कितना नंबर ऑफ पोल राइट साइड में होगा। ठीक है, अब उसके लिए अगर हम उस 7 ऑर्डर या 8 ऑर्डर वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने के लिए बैठ जाएं तो अच्छा खासा समय वो ले लेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए ही बोलो या फिर उस टाइप का क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर के लिए हम लोग राउथ क्राइटेरिया का यूज करते हैं, राउथ एरे। तो यहाँ पे करना क्या है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। इससे कोई भी एक जनरल फॉर्म का इक्वेशन होगा, मान लेते हैं कि जैसे मेरे पास, चलो S5 लेते हैं। n ऑर्डर का ही लेके चलते हैं पहले, उसके बाद करते हैं। जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, s पर पावर n प्लस a1 s पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 s टू दी पावर n माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार से डॉट 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 अपना कांस्टेंट टर्म तक, जब तक s पे पावर 0 ना आ जाए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसका स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम कल भी थोड़ा बहुत इसमें हम हिंट दिए थे। अब यहाँ पे करना क्या है कि जब कभी राउथ एरे का इस्तेमाल करेंगे, जो भी ऑर्डर है ना, इसको कॉलम बाय सबको लिखते चले जाओ, s टू दी पावर n, रो वाइज ना, n माइनस 1 n माइनस 2, इस प्रकार से डॉट 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 हम लिखते चले जाएंगे। अब करना क्या है कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है, कोफिशिएंट है सबका, वहाँ पे देखो s टू दी पावर n है, सबसे पहला a नॉट यहाँ लिखेंगे, फिर n माइनस 1 वाला का कांस्टेंट हम उसके जस्ट नीचे वाले मतलब s टू दी पावर n माइनस 1 के सामने लिख लिए। अब जो तीसरा लिखाएगा फिर से s टू दी पावर n पे वापस आएंगे। अब जो कांस्टेंट है उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ कुछ a3 होगा, फिर से यहाँ आएंगे कुछ a4 होगा। इस प्रकार से मेरा राउथ एरे बनते चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी इक्वेशन में होगा, ये मेरा यही 2 रो में उसको कंप्लीट करना है, और बाकी जब तीसरा रो में आएंगे तो उसको कैलकुलेट करके तीसरा रो में लिखेंगे। अब बात रहा कैलकुलेशन करना कैसे, मान लिया जाए यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करके आया होगा वो कुछ b1 होगा, मान लेते हैं ये कुछ b2 होगा। ठीक है, ये कुछ b3 होगा, या फिर नीचे भी जो जो पार्ट आएगा, मान एक और ले लेते हैं, n माइनस 3 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ c1 होगा, कुछ c2 होगा, कुछ c3 होगा। ध्यान देना है, एक बता देंगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा वीक 5 का। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ तक तो सबको मालूम है यहाँ पे क्या क्या है, मालूम करना है हमको
इसके बाद वाला ऑर्डर में कि यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट है उसका वैल्यू क्या क्या होने वाला है। अगर हम यहाँ पर b1 का बात करें, b1 का वैल्यू क्या होगा, तो b1 का वैल्यू देखो, हम इसका बात कर रहे हैं, उसके लिए इसको इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको डिवाइड करो। इसका मतलब हो गया a1 इंटू a2 माइनस a0 इंटू a3 डिवाइडेड बाई a1। ठीक है, ये तुम्हारा b1 का वैल्यू हो जाएगा। अगर हमको b2 चाहिए, ठीक है, अगर हमको b2 का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, फिर से यहीं से चलना है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम वाला, थर्ड कॉलम का, मतलब a1 इंटू a4, मतलब फर्स्ट को तो साथ में रखना ही है, अब चेंज करेंगे तो सेकेंड थर्ड फोर्थ जहां भी जाना होगा वहां से हम करते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर b2 का बात करें तो ये हो जाएगा a1 इंटू a4, फिर माइनस, फिर देखो a0 इंटू a5, ठीक है, a0 इंटू a5 डिवाइडेड बाई a1, इस प्रकार से। अब उसके बाद ये हो गया मेरा b1 और b2 आ गया, मतलब क्या हो गया, हम b1 b2 निकाल लिए। अगर b3 निकालना होगा तो फिर यहाँ पे कुछ और वैल्यू चाहिए, अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो जीरो मान के चलेंगे, ठीक है, और वहां से फिर फॉर्मूला हम लगाते जाएंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कुछ होता a6 होता, a7 होता, तब क्या करते, तो फिर a1 इंटू a6 करते और फिर a0 इंटू a7 करते बाई a1, फिर वहां से b3 का वैल्यू मिल जाता। ठीक है ना, तो ये मेरा जनरल फॉर्मूला होगा। उसी प्रकार से अगर C1 का वैल्यू देखना चाहेंगे तो क्या होगा, तो अब की बार C1 के लिए इसके ऊपर वाला दोनों रो को लो, तो B1 और A1 को लेंगे, यानी कि अगर C1 का वैल्यू चाहिए तो हम B1 इंटू A3 देखेंगे, फिर माइनस B2 इंटू A1 देखेंगे, B1 इंटू A3 माइनस B2 इंटू A1 डिवाइडेड बाई B1। इसी प्रकार से C2 का भी, ठीक है, अगर C2 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन अच्छा खासा रहेगा और बहुत यूजफुल फॉर्मूला है अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। ये हो जाएगा B3 इंटू A1 डिवाइडेड बाई B1। तो इस प्रकार से अब जो भी आएगा, जब तक कहाँ तक जाना है, तो ये s टू द पावर 0 पे जाके खत्म होगा, तो वहां तक कॉफिशिएंट निकालते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, ये सब कॉफिशिएंट तो निकल गया, मान लेते हैं। अब बात रहा कि चलो एरे तो हम बना लिए, अब हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे कि ये अस्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर इसमें कितना पोल्स राइट साइड है, कितना पोल्स लेफ्ट साइड है, उसको डिसाइड करने के लिए हम ये देखते हैं, ये जो तुम्हारा पहला कॉलम है ना टोटल, ये देखो कि पहला कॉलम का जो साइन है वो कितना बार चेंज हुआ, जितना बार चेंज होगा उतना पोल्स तुम्हारा राइट साइड की ओर होगा, ठीक है, जितना साइन चेंज होगा, अब वो प्लस माइनस जैसे भी हो, बस साइन चेंज होना चाहिए, कितना टाइम चेंज हुआ, ठीक है। तो आते हैं उस पर, उसको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन से बताते जाते हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑल रूट्स ऑफ पोलिनोमियल लेफ्ट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड, इसको होरिजोनल पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखो। रॉथ एरे होता है, रॉथ पोलिनोमियल नहीं यहाँ पे होता है। उसके बाद फिर है, ये बोर्ड का अलग मतलब है, नाइक्विस्ट का अलग काम है, रॉथ तुम्हारा स्टेबिलिटी बताएगा, और यहाँ पे जो बोल रहा है ऑल रूट्स ऑफ पोलिनोमियल लाई इन द लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको होरिजोनल पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, इसको रट ही लो तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलिनोमियल एस स्क्वायर प्लस के माइनस 5s प्लस 8 माइनस के वेयर के इज अ रियल वैल्यू ऑफ पैरामीटर हैज ऑल इट्स रूट इन द लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन का जो भी पोल्स आएगा वो टोटल पोल्स मेरा लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में होना चाहिए, उसके लिए के का वैल्यू हम क्या रखें,
इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वो सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए के का वैल्यू हम क्या रखें कि वो स्टेबल होगा। इतना सारा ऑप्शन तुम्हारे पास है। चलो हम राव थ्योरी इसमें लगाते हैं। देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो यस पे पावर 2, फिर एक एक कम करते जाते हैं, जहां जीरो आ गया वहां पे रुक जाएंगे। इसका कांस्टेंट पार्ट 1, फिर यस का कांस्टेंट पार्ट k-5, फिर यहाँ 8 - k। ठीक है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो जीरो मान लेते हैं। अब देखो, अब हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए तो बताए थे पहले, ये मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई ये, यानी क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इसका तो साइड में कर लेते हैं, k-5 8 - k डिवाइडेड बाई k-5, यहाँ -1 × 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 8 - k ही मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ हम लोग को मिल गया 8 - k। अब बात रहा, हमें यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल रूट्स जो है लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में होना चाहिए। तो देखो अब यहीं से हम लोगों को बताते आते हैं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमको टोटल पोल लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर जितना भी साइन है ना, सबको एक ही साइन के रूप में होना होगा। मान लेते हैं पहला अगर पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक हम साइन का बात कर रहे हैं, हम प्लस माइनस का बात नहीं कर रहे हैं। अगर 1 पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव होना चाहिए, किसी भी प्रकार का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो टोटल पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में होगा। तो 1 तो पता है पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है। k-5 पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव किसको बोलते हैं, जब कोई भी नंबर 0 से ग्रेटर देन होता है तभी वो पॉजिटिव कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव होने, अगर इसको पॉजिटिव होना है तो k-5 को क्या करना होगा, ग्रेटर देन 0 करना होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल रूट्स इन द लेफ्ट। मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि टॉपिक में भी कुछ नया लगे। देखो, तो इस कंडीशन के लिए k-5 को ग्रेटर देन 0 रखना होगा। उसके बाद नीचे वाला भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो एक और भी है, 8 - k को भी ग्रेटर देन 0 होना होगा। ठीक है, 8 - k है ना, इसको भी ग्रेटर देन 0 रखना है। तभी अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो जाकर के टोटल पोल्स जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करो, यहाँ से k का वैल्यू निकालो तो k ग्रेटर देन 5, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ गया, यानी कि k ग्रेटर देन 5 और k लेस देन 5, ये कंडीशन आ गया। तो देख लो, 5 से ग्रेटर देन एंड 8 से लेस देन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन मैच करो कि अगर इस प्रकार कंडीशन फुलफिल होना है तो उसके लिए k का वैल्यू हमको 5 से 8 के बीच में रखना होगा, तब जा करके ये सिस्टम का टोटल पोल्स जो होगा वो लेफ्ट साइडेड पोल्स होगा, यानी कि सिस्टम अस्टेबल होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम इसीलिए क्वेश्चन का ही यूज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा हम बस उतना तक ही रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोलिनोमियल। चलो इसको भी देखते हैं, यहाँ भी वही काम पूछ रहा है ना, पहले राव थ्योरी अप्लाई करते हैं। यस क्यू स्क्वायर 1 पावर 0, तो क्यू का बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 6। ठीक है, इतना हो गया। अगर कुछ इतना है तो हमको यहाँ का वैल्यू चाहिए। ऑर्डर 1 के लिए पहला रो में क्या आएगा,
तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, 4:1 माइनस 6:1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 4 माइनस 6 -2/4 मतलब -0.5 आ गया, ये आ गया। इसका बात कर लेते हैं, इसके लिए हमको यहाँ का वैल्यू चाहिए, तो जो भी करेंगे शायद जीरो ही आएगा, तो ये जीरो हो गया। अब चलो नीचे वाला लिखते हैं, उसके लिए -0.5 इंटू 6 -4 इंटू 0, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, -0.5 इंटू 6 -4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई -0.5, तो आ जाएगा 6। ये मेरे पास 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन कितना चेंज हुआ, ठीक है, साइन कितना चेंज हुआ, प्लस माइनस का बात कभी मत करना। पहला साइन था पॉजिटिव, दूसरा साइन भी है पॉजिटिव, तीसरा साइन आ गया नेगेटिव, चौथा साइन फिर से हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो साइन कितना चेंज हुआ, प्लस से प्लस में गया, फिर प्लस से माइनस में गया, एक साइन चेंज, प्लस से माइनस में गया, वन साइन चेंज, फिर से माइनस से प्लस में गया, दो साइन चेंज, ठीक है। मतलब टोटल जो साइन चेंज हुआ ना, साइन चेंज यहाँ 2 टाइम हुआ। अगर 2 टाइम हुआ तो यहाँ देखो टोटल पोल्स तुम्हारे पास कितना होगा, तो टोटल पोल्स जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा उतना नंबर ऑफ पोल्स मेरे पास होता है, यानी कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ पोल होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो 3 पोल्स में 2 पोल्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, RHP, क्योंकि 2 टाइम साइन चेंज हुआ तो 2 पोल्स मेरा राइट साइड की ओर चला गया। तो बचा कितना पोल्स, एक पोल्स ही बचा जो कि लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 2 पोल्स मेरा RHP में है। अगर पूछ दिया क्या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिस्टम स्टेबल है, तो कहाँ से स्टेबल हुआ, RHP में पोल्स आ गया तो वो तो अनस्टेबल बन गया। तो इस कंडीशन के लिए ऑप्शन को मैच करो, ऑल इज 3 रूट्स इन द लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, रॉन्ग हो गया। 2 रूट्स इन द लेफ्ट हाफ, ये भी रॉन्ग हो गया। 1 रूट्स इन द लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, सही है। एंड 2 रूट्स इन द राइट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये भी सही है, मतलब ये कंडीशन सही हो गया। ऑल इज 3 रूट्स इन द राइट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये गलत हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, फिर से वही चीज है, सॉल्व करते हैं उसके बाद ही देखते हैं क्या बोल रहा है ये। वन 4 6 1, अब डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 6 इंटू 4 -1/4, ठीक है। अब अगर यहाँ का बात करें तो फिर से यहाँ 1 आ जाएगा, 20/4 माइनस 0/23/4, ठीक है। लिख ही देते हैं, फर्स्ट टाइम होगा तो मे भी कंफ्यूजन हो। ये हो गया। उसके बाद इसके लिए बात करेंगे तो 23/4 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 23/4, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1, ठीक है। चलो टोटल तो मेरे पास आ ही चुका है। फिर से यहाँ पे देखो कंडीशन, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नो साइन चेंज। अगर कोई साइन चेंज नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना है यहाँ पर, टोटल पोल्स 3, तो 3 का 3 पोल्स RHP होगा, LHP होगा, ठीक है। अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो LHP होगा, तो देख लो यही कंडीशन में सही हो गया, बाकी सब गलत ही होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर से राउ थ्योरी अप्लाई करते हैं। देखो क्यों राउ थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमसे बस यही मांग रहा है इसका पोल्स किधर है,
ठीक है, बस पोल्स का पोजीशन ही वो पूछ रहा है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए या पोल्स का पोजीशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये सब कंडीशन में राउथ थ्योरी ही अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे मतलब इजी वे में कोई और तरीका तुमको काम नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बहुत फास्ट मेथड है, अब प्रैक्टिस करने पे तो डायरेक्ट बता दोगे। देखो यहाँ पर 1 4 2 8 ये हो जाएगा 8 माइनस 8, देखो ये 0 आ गया। अब हो गया प्रॉब्लम, 8 माइनस 8 0। और अब जैसे ही 0 आया तो हम आगे कैसे बढ़े, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। अगर हम यहाँ का बात करें तो ये ऑलरेडी पहले से 0 है, ठीक है। अब इस कंडीशन को देखना, ये तुम्हारा ये फर्स्ट नंबर केस बन गया। अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तुम्हारे सामने कि कोई इंटायर रो तुम्हारा 0 मिल जाए, कोई भी इंटायर रो पूरा टोटल तुम्हारा 0 मिल जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो एक तो याद रखो कि अगर इंटायर रो तुम्हारा कोई 0 हो गया तो एक पेयर में वो क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन के रूप में, हम्म, मतलब वो इमेजनरी एक्सिस पे जाने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उसका मिनिमम 1 पेयर पोल जो है इमेजनरी एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। अब वो कहाँ जाएगा वो भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि अगर इंटायर रो अगर 0 हमको मिल रहा है तो 1 पेयर पोल्स जो है इमेजनरी एक्सिस पे तो जाने वाला है ही। ठीक है, तो इतना तो मालूम चल ही गया। उसके बाद फिर आता है कि अब इसका साइन का बात आता है कि इसमें साइन प्लस माइनस अगर हमको मालूम चल जाए तो हम ये भी बता देंगे कि इसमें कितना पोल्स राइट साइडेड होगा, कितना पोल लेफ्ट साइड होगा। लेकिन अभी हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि 0 में प्लस लगाओ या माइनस लगाओ क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका याद रखना, यहाँ पर इसके ऊपर वाला जो इक्वेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसे देखो यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर ऑर्डर जो है यश पर पावर 2 है, तो इसके साथ जो कॉफिशियंट है 4 है, मतलब 4s² प्लस, अब देखो ये 8 पे कितना पावर होगा, सोच करके देखो। यहाँ पर यश पे पावर 0 ही है तो यहाँ पर 8, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोलिनोमियल, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8 × s। देखो जैसे ही 8 × s आया, इस पे पावर है कितना, 1, मतलब s टू दी पावर 1 जहां पर होगा ना वहां पर जो भी है उसको 8 से रिप्लेस कर दो। देखो s टू दी पावर 1 यहाँ पर है, इसको हम क्या करेंगे, 0 को हटा करके इसको हम 8 से रिप्लेस कर देते हैं कि अब यहाँ पर 0 नहीं है, वो 8 है, ठीक है। मतलब इतना तो पता चल गया कि अभी भी पॉजिटिव नंबर ही है। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं आया साथ में, ये ऑलरेडी पहले से ही 0 होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यस पे पावर 0 का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं कि इसके रो में क्या आने वाला है, तो कैलकुलेट करो, 8 × 8 माइनस 4 × 0/8, तो शायद तुम्हारे पास आ जाएगा 8 सॉल्व करके देख लो। अगर ऐसा कुछ आ गया तो इतना तो पता है ही, क्योंकि वो इंटायर रो 0 आ चुका था, तो क्या होगा, दो पोल्स, 1 पेयर का मतलब क्या हो गया, दो पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे तो जा ही रहा है। उसके बाद हम ये भी चेक कर लेते हैं क्या इसका साइन चेंज हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब हमको मालूम है कि ये यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं हुआ, मतलब
इमेजनरी एक्सिस पे तो है, लेकिन इसके अलावा जो भी पोल्स होगा वो लेफ्ट साइडेड में होगा। ठीक है, इमेजनरी पोल्स भी तुम्हारा लेफ्ट साइडेड में ही चला जाएगा। ये मतलब यहाँ पे क्या होगा, टोटल पोल्स मेरा लेफ्ट साइडेड होगा, लेकिन उसमें 2 पोल्स इमेजनरी एक्सिस पे आएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, ऑल इट्स 3 रूट्स इन द लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो 3 रूट्स लेफ्ट हाफ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 रूट्स इमेजनरी एक्सिस पे जा रहा है, तो हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते ना लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये तो गलत हो गया। 2 रूट्स ऑन द इमेजनरी एक्सिस सही है, 2 रूट्स मेरा इमेजनरी एक्सिस पे जा रहा है, तो ये कंडीशन सही है। 2 रूट्स इन द राइट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, साइन चेंज नहीं हुआ तो राइट हाफ का तो सवाल ही नहीं उठता है, ये गलत है। ऑल 3 रूट्स, ये भी गलत है। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या मेरे पास नया आया कि जब कभी इंटायर रो में अगर 0 आएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम उसका एब्सोल्यूट पोलिनोमियल को लिखेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो इसके जस्ट ऊपर वाले रो को देखो, वहां पे इसका ऑर्डर कितना है, यस पे पावर 2, तो जो फर्स्ट कोफिशिएंट है 4 इंटू यस पे पावर 2, और फिर एक पावर 2 पावर कम करके, मतलब 8 पे जो आएगा, अब वो 2 था तो अब वो 0 हो जाएगा, मतलब 2 का डिफरेंस रखते जाना है। ठीक है, क्यों रख रहे हैं ये भी मालूम होगा ना, पहले 1 लिखे, फिर उसके बाद वाला जो 2 पे था वो नीचे लिखाया, फिर जो यहाँ पे 2 है वो एस टू दी पावर 1 वाला लिखाया है, देखो यहाँ पर है ना। मतलब ये जो 1 और 2 के बीच जो ऑर्डर है, ये 3 था तो ये 1 है, मतलब 2 का गैप है। तो एब्सोल्यूट पोलिनोमियल जब लिखेंगे तो एक पे पावर 2 है, एक पे पावर 0 था, तो 0 वाले को लिखे ना लिखे। तो इस प्रकार से पोलिनोमियल मिल गया, तो पोलिनोमियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके नीचे वाले जो भी जो 0 0 आ रहा था इंटायर रो, उसका हमको वैल्यू मिल जाएगा कि वहाँ पे उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लिए कि जो एस पे पावर 1 था वहाँ पर वो 8 आ रहा है, तो उसको 8 से रिप्लेस कर लिए। अगर हम चाहेंगे ना कि इसका वैल्यू क्या आएगा इमेजनरी एक्सिस का, तो तुम यहाँ से फाइंड कर सकते हो, यहाँ से यस का वैल्यू निकालो क्या आता है, ये 8 है ना, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यस स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यस इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस रूट 2 जाएगा ना। ये मतलब अगर कोई वैल्यू पूछ दे कि इमेजनरी एक्सिस तो ठीक है, आखिर उसका वैल्यू क्या होगा, तो प्लस माइनस रूट 2j होगा। ठीक है, तो हम चाहे तो इमेजनरी एक्सिस का वैल्यू यहीं से फाइंड कर सकते हैं बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए। मतलब देखो 2 पोल्स तो तुमको पहले ही मालूम पड़ गया, अब एक ही पोल्स ना मालूम करना है, तो वो भी तो तुम मालूम कर ही सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तुम्हारे पास यस प्लस रूट 2 होगा, एक तुम्हारे पास 8 माइनस रूट 2 होगा, तीसरा ही चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तीसरा आ जाएगा। तो कहने का मतलब हर एक चीज यहाँ से पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिस होगा तो ऑटोमेटिक क्लियर होते चला जाएगा। अभी जितना है वहीं पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना कंसिडर अ सेकेंड ऑर्डर प्लांट गवर्न्ड बाय, अब देखो प्लांट का बात कर रहा है ना, मतलब ये प्लांट का डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, तो पहले इसका ट्रांसफर फंक्शन देख लेते हैं। तो प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन मतलब पी ऑफ यस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे बात करें, हम ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि बाई ऑफ यस अपॉन यू ऑफ यस का बात कर रहे हैं। ये दिया हुआ है यस स्क्वायर प्लस माइनस 9, कह रहा है इट इज डिजायर टू डिजाइन अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विथ दिस प्लांट। हम क्या कर रहे हैं, इसके इस प्लांट के हेल्प से हमें क्लोज लूप सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द क्लोज लूप सिस्टम कैन बी स्टेबलाइज। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि जो भी मेरे पास, इस देखो ये हो गया मेरे पास प्लांट, ठीक है, मतलब पी ऑफ एस, और हमें बनाना है क्लोज लूप सिस्टम यूनिटी फीडबैक के साथ। ठीक है, तो कह रहा है कि ठीक है हम बनाएंगे तो, लेकिन हमें इसको स्टेबल भी रखना है, तो कंट्रोलर के रूप में क्या डाले, ऐसा क्या कंट्रोलर इसके साथ रखे जो इस सिस्टम को स्टेबल बनाए।
ठीक है। अब हमको उसको चेक करना पड़ेगा, तो कैसे चेक करेंगे? फिर से तो वही चीज आएगा ना। देखो जिससे हम कल बताए थे वही चीज यहाँ पर है। अब ध्यान देते जाओ। कह रहा पहला, अगर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज करते हैं तो क्या वो स्टेबल होगा? तो चलो अगर हम इसको रखते हैं सी एस, कंट्रोलर को हम सी एस मानते हैं, ठीक है। अगर सी एस का वैल्यू हम के पी रखें, मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा ट्रांसफर फंक्शन वो क्या होगा? एक बात ध्यान रखो, अगर तुम यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो, क्योंकि हम बारी बारी से उतना हम हर बार नहीं करेंगे, हम इतना जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका हो जाएगा सी एस इंटू पी एस बाई 1 प्लस सी एस इंटू पी एस, और एच एस का वैल्यू तो 1 है ही, तो इसको नहीं लिख रहे हैं। मतलब ट्रांसफर फंक्शन तो ये हो ही गया। हमको करना क्या है? स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी तो डिनोमिनेटर को ही देखेंगे ना, इसी से स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो हम बारी बारी से क्यों हर बार टी एस को लिखे? हम इतना लिख दे कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो तुम्हारा 1 प्लस सी एस पी एस है, सी एस इंटू पी एस। डायरेक्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, वन प्लस सी एस पी एस इक्वल टू जीरो, मतलब यहीं से तो स्टेबिलिटी चेक करना है, इसी को जीरो करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, क्या आता है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सी एस का वैल्यू अगर हम के पी रखें, मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हो, तो 1 प्लस सी एस इंटू पी एस क्या हो जाएगा? तो सी एस पी एस का वैल्यू 1 बाई एस स्क्वायर माइनस 9 इंटू सी एस का वैल्यू के पी, यानी कि के पी बाई एस स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 9 प्लस के पी इक्वल टू जीरो। क्या ये स्टेबल है? चेक कर लेते हैं। अब तो पढ़ ही चुके हैं हर एक चीज। एस स्क्वायर 1 और ये जीरो, तो ये 1 हो गया। क्या एस पे पावर 1 पे कुछ है? नहीं है, तो ये जीरो हो गया। और फिर के पी माइनस 9 हो गया। अब देख लो, एक बात और है यहाँ पर, अगर यहाँ पर जीरो आया है ना, अगर यहाँ पे कुछ जीरो आया है, अब यहाँ पे क्या है वो तो नहीं पता, नहीं कुछ है तो यहाँ पे तो जीरो ही होगा, नहीं कुछ है तो मतलब यहाँ पे फिर से वो जीरो का बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इमेजिनरी पोल्स की ओर तो चला गया। जैसे ही इमेजिनरी पोल्स की ओर गया तो सिस्टम स्टेबल तो नहीं होगा, या तो मार्जिनली स्टेबल हो सकता है या तो अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, यही कंडीशन होगा ना। मतलब सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इंटायर रो जीरो बन गया। तो इस क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा फॉल्स हो गया। दूसरा पे चलते हैं। इंटीग्रल कंट्रोलर का यूज करते हैं। इंटीग्रल कंट्रोलर का मतलब कल बताए थे कि सी एस का वैल्यू के आई बाई एस। ठीक है, अब यूज करो फॉर्मूला, 1 प्लस सी एस का वैल्यू के आई बाई एस और पी एस का वैल्यू 1 बाई एस स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एस क्यू माइनस 9s प्लस के आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है फिर से देखो करके। तो यहाँ 1, देखो 2 वाला पावर ये भी गायब है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9 और ये हो गया के आई। ठीक है, सही है। अब देखो बाकी सॉल्व करना तो दूर के बात है, ये फिर से तुम्हारा जीरो बन गया। अब ये जीरो बन गया तो फिर से मैं ही बोलेंगे कि यहाँ पर एक इमेज, दो इमेजनरी एक्सिस तो आना तय है, क्योंकि हम इस बार इंटायर रो नहीं है, ठीक ना, इस बार इंटायर रो नहीं है। बस रो में एक जो
इनिशियल कोफिशिएंट है वो 0 है, इस केस में भी वो क्या होता है कि तुम्हारा वो इमेजनरी, इसमें फिक्स है इमेजनरी एक्सिस ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 2 इमेजनरी एक्सिस हो गया। यहाँ पर एक कंडीशन बनता है कि अगर यहाँ पर टोटल पोल्स अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ अगर ये 0 आ रहा है तो वो तुम्हारा इमेजनरी एक्सिस देगा। अगर पॉजिटिव पोल्स के साथ 0 नहीं आ, मतलब वो नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, तो फिर वो तुम्हारा राइट साइडेड पोल्स देगा। समझ में आ रहा है? इस टाइप का अगर मान लिया कुछ अगर रहेगा, देखो बताते हैं, इसी बहाने एक टाइप का और बना। ये केस नंबर 2 का प्रॉपर्टी आ गया कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना, उसको एक स्मॉल वैल्यू से कन्वर्ट कर लो। मान लेते हैं जीटा कोई स्मॉल वैल्यू है, उससे हम इसको रिप्लेस कर लिए। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। जो भी आएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा -9 जीटा माइनस के आई बाई जीटा, ऐसा कुछ आएगा। लिख लेते हैं -9 जीटा माइनस के आई बाई जीटा। ठीक है, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये के आई आ जाएगा। मतलब वो डिपेंड करता है के आई ये सब के वैल्यू पे। मतलब इतना तो है कि अगर ये जीटा अगर पॉजिटिव होगा तो इमेजनरी एक्सिस पे आएगा, अगर साइन चेंज हो गया, ठीक है, इसमें अगर साइन चेंज हो गया तो वो जितना भी साइन चेंज होगा उतना नंबर ऑफ पोल्स तुम्हारा राइट साइडेड में जाएगा। मतलब ये तो अनस्टेबल तो फिक्स है ना, अस्टेबल का तो कंडीशन ही नहीं बता रहा है ये। अस्टेबल तब होता है जब इमेजनरी एक्सिस नहीं आता, इमेजनरी एक्सिस तो आ रहा ही है। अगर पॉजिटिव होगा तो इमेजनरी एक्सिस आएगा, नेगेटिव होगा तो राइट साइड में जाएगा, वहां पे इमेजनरी नहीं आएगा। ठीक है, ये सब इसका कंडीशन है। तो इस कंडीशन में भी वो रॉन्ग हो गया। तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है पी आई कंट्रोलर। अगर हम पी आई कंट्रोलर का बात करें तो सी एस का वैल्यू पी आई मतलब के पी प्लस आई का मतलब के आई बाई एस, किसको यूज करेंगे। तो करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, पूरे एस के पी प्लस के आई बाई एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो एस क्यू माइनस 9s और फिर एस क्यू माइनस 9s प्लस एस के पी प्लस के आई। देखो क्या इसको सॉल्व करने का जरूरत है, एस स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो ये फिर से अनस्टेबल हो गया, ये भी काम का नहीं है। 4 नंबर पे चलते हैं, पीडी कंट्रोलर का बात करते हैं। यहाँ पे अगर सी एस का वैल्यू देखें तो के पी प्लस डेरिवेटिव का मतलब हो गया यस इंटू के टी। ठीक है, अब यहाँ से निकालो वैल्यू, तो 1 प्लस के पी प्लस यस इंटू के डी बाई यस स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे यस स्क्वायर प्लस यस के डी और प्लस के पी माइनस 9, ऐसा कुछ आ जाएगा। सॉल्व करके क्राइटेरिया लगाओ, यस स्क्वायर यस 1 यस 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ पर के डी आ गया, यहाँ पर के पी माइनस 9 आ गया, ये 0 हो गया। इसको लिखना चाहेंगे तो के पी माइनस 9 इंटू के डी माइनस 0 बाई के डी, तो के पी माइनस 9 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है ये सिस्टम स्टेबल, तो स्टेबिलिटी का कंडीशन तो अप्लाई कर सकते हैं ना कि अगर के डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए और ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मेरा टोटल साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर तो इमेजनरी का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई जीरो रो में कोई भी 0 वैल्यू नहीं मिला हमको, यानी कि ये सिस्टम स्टेबल तो बन सकता है। के डी और के पी के वैल्यू पे वो डिपेंड कर रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी टोटल है। यानी कि हम पीडी कंट्रोलर का यूज करें इस क्वेश्चन में तो इस सिस्टम को हम स्टेबल बना सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया।
तो समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन को चेक कैसे करना है। थोड़ा सा समय लगेगा। समय क्या लगेगा, अगर एक बार अच्छे से समझ गए होंगे तो इतना करना भी नहीं पड़ेगा। बस देख करके बता सकते हैं कि स्टेबल कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फिर कह रहा है इन प्रॉब्लम 6 जो भी सॉल्व किए, द कंस्ट्रेंट ऑन द कंट्रोलर पैरामीटर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, मतलब पीडी का बात कर रहा है, दैट वुड हैव ऑलवेज स्टेबलाइज, मतलब वो स्टेबल कब होगा। अभी तो सॉल्व किए इसको, कब होगा स्टेबल। ये स्टेबल होगा जब केडी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और केपी माइनस 9 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब केपी का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 9 होगा। ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगा तो तुम्हारा सिस्टम ऑलवेज स्टेबल हो जाएगा। 0 और 9, देखो ऑप्शन में केपी का वैल्यू क्या था, केडी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, केपी का वैल्यू ग्रेटर देन 9। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा सही हो गया।